हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे न्याय निगमन यानी कि सिलोजिज्म। तो न्याय निगमन स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। न्याय निगमन में आपके स्टेटमेंट आते हैं और कथन आते हैं। अब चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट हो, डबल स्टेटमेंट हो, ट्रिपल स्टेटमेंट हो या फोर्थ स्टेटमेंट हो, उसके आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे। 2 निष्कर्ष दे सकते हैं, 3 निष्कर्ष दे सकते हैं, 4 निष्कर्ष दे सकते हैं और 5 भी दे सकते हैं। पर 5 से ज़्यादा लगभग नहीं आता है, बस 5 तक मैक्सिमम होता है कि 5 निष्कर्ष दे सकते हैं। तो इसमें न्याय निगमन में होता क्या है, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कथन, दूसरा होता है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन और स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है, यही 2 चीज़ें होती हैं। इन 2 चीज़ों को हम लोग ध्यान से पढ़ लेंगे तो कभी भी न्याय निगमन से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो न्याय निगमन में हम लोग इस चैप्टर को जो है 115 रूल से पढ़ेंगे, यानी 150 रूल से पढ़ेंगे और सर्कल से नहीं पढ़ेंगे। सर्कल से पढ़ने में कन्फ्यूजन लाता है, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 100 और 50 वाले रूल से करेंगे इसको। 115 रूल जिसे कहा जाता है। इस रूल को पढ़ने के बाद, इस नियम से मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कभी भी आपका न्याय निगमन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कथन की। कथन यानी स्टेटमेंट होता क्या है? स्टेटमेंट होता क्या है? कोई भी आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि कुछ सभी गाड़ी ट्रेन है। तो सभी गाड़ी ट्रेन है बोल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि स्टेटमेंट जो होता है वो पहले वाले को बोला जाता है सब्जेक्ट और दूसरे वाले को बोला जाता है ऑब्जेक्ट बोला जाता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, दूसरे को कहा जाता है विधेय। ठीक है, स्टेटमेंट में जैसे कि मेरे कहने का मतलब, भाई आपको कहा जा रहा है कि सभी गाड़ी ट्रेन है। आपको यहाँ पे कह सकता है कि कुछ गाड़ी ट्रेन है, कोई गाड़ी ट्रेन नहीं है, और कह सकता है कि कुछ गाड़ी ट्रेन नहीं है। ठीक है, तो 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। बस स्टेटमेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा कि पहले वाला जो आएगा हमेशा वो सब्जेक्ट होता है और दूसरे वाला जो आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, जिसे हिंदी में विधेय कहा जाता है। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट है मेरा, उसके प्रकार जानिए। उसके प्रकार होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के होते हैं और इसका हमने नाम दिया है, ठीक है, वॉवेल के नाम पर। आप चाहे कुछ भी टाइप रख सकते हैं उसका। पहला टाइप है मेरा ए टाइप। ए टाइप से में होता क्या है, देखिए, जो मैं कथन के प्रकार बता रहा हूँ, कथन के प्रकार यानी कि स्टेटमेंट ऑफ टाइप 4 जो हैं, उनको बस आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है और ध्यान से उसकी वैल्यू जो बताऊंगा उसको बस याद रख लेना है। बस उसको आप अगर याद रख लिए तो पूरे स्टेटमेंट में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ए टाइप में देखो, आल से शुरू होता है यानी कि सभी से शुरू होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो रखनी है आपको, वैल्यू होती है इसकी 100 और 50। 100 और 50 कहने का मतलब, जो सभी से शुरू हुआ होगा उसके कर्ता पर रखा जाएगा 100 और विधेय पर रखा जाएगा 50। ठीक है, और ये नेचर में कैसा होता है भाई? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है क्योंकि आपको अगर कह दिया जाए कि सभी गाड़ी ट्रेन है, यानी कि जितने भी गाड़ी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ट्रेन हैं। तो ठीक है, यहाँ से पॉजिटिविटी थिंक निकल रही है, तो इसका नेचर होता है पॉजिटिव। दूसरे की बात करें, ये देखिए पहला हो गया। दूसरे की बात करें तो दूसरा है ई टाइप। आप इसको कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ई टाइप जो होता है मेरा, वो शुरू होता है आपका नो या नन से, यानी कि कोई नहीं। ये दोनों वर्ड आएंगे इसमें, कोई नहीं, इस वर्ड से शुरुआत हो जाए। जैसे कि मैं कह दूं कि कोई गाड़ी ट्रेन नहीं है,
तो कोई भी आया नहीं भी आया तो वो होता है ई टाइप के। ठीक है, इसकी वैल्यू जो रखनी है आपको वो रखनी है 100 और 100 रखनी है, 100 और 100। 100 जो रहेगा वो कर्ता पर रहेगा और ये वाला 100 जो रहेगा वो विधेय पर रहेगा। और तीसरी बात, इसका नेचर होता है नेगेटिव, जिसमें भी नो या नन आ जाए, नॉट आ जाए, नहीं आ जाए, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अगला है मेरा आई टाइप। आई टाइप में शुरुआत होगा आपका सम से, यानी कि कुछ से शुरू होता है और इसकी वैल्यू जो रखनी है वो रखनी है आपको 50 और 50। ठीक है, आप इस वैल्यू को ये मत सोचिए कब कहाँ कैसे यूज करना है, उसका यूज मैं बताऊंगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आल से शुरुआत होगा उसके कर्ता पे 100 और विधेय पे 50 रहेगा। कर्ता ये होता है, विधेय ये होता है, जो पहले आए उसको कर्ता बोला जाता है, जो बाद में आए उसे विधेय बोला जाता है। तो यानी कहने का मतलब, मैं अगर एग्जाम्पल दे दूँ कि देखो आल से शुरू हुआ, सभी से शुरू हुआ है और इसकी वैल्यू क्या है 100 और 50, तो कर्ता पे 100 है और 50 इस पे है, ये वैल्यू पुटअप करना है आपको। तो इसीलिए आपको वैल्यू बताई जा रही है कि आप इस वैल्यू को याद रख लीजिए कि कोई नहीं से स्टार्ट होगा तो 100 और 100 रहेगा, कुछ से मतलब केवल और केवल कुछ बस रहेगा, जैसे कि कुछ गाड़ी ट्रेन है तो कुछ से स्टार्ट होगा तो 50 और 50 रखनी है। और इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है पॉजिटिव। ठीक है, चौथे पॉइंट पे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चौथा है मेरा ओ टाइप। ठीक है, ओ टाइप में आपका शुरुआत होगा सम और नॉट, सम नॉट से, यानी कि कुछ नहीं, इस वर्ड से शुरुआत होगा। जैसे मैं कह दूं कि कुछ गाड़ी ट्रेन नहीं है, ठीक है, कुछ बस ट्रेन नहीं है, कुछ सेब फल नहीं है। ठीक है, तो कुछ और नहीं दोनों वर्ड आएंगे और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 50 और 100। और इसका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। मैंने आपको कहा जिसमें नहीं आ जाए उसका नेचर होता है नेगेटिव, जिसमें नहीं आ जाए उसका नेचर होता है नेगेटिव, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ की बात करें उसका होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 प्रकार, स्टेटमेंट के कथन के 4 प्रकार हो गए। तो बस कथन में बस यही जानना था कि कथन होता क्या है। कथन आपको बता दिया गया कि सभी गाड़ी ट्रेन हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट होता है, इसी को चेंज करके भाई यही चीज़ें होती हैं जो कंक्लूजन में दी जाती हैं। ठीक है, बस आपको स्टेटमेंट के अनुसार उसको सही बताना है कि सही है या गलत है। ठीक है, कथन होता है ये, और कथन के आपको 4 प्रकार बता दिए गए, एक हमने मिटा दिया, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, तो ये 4 टाइप आपको बता दिए गए हैं और चारों टाइप के आपको सबकी वैल्यू और नेचर याद रखनी है। वैल्यू और नेचर, वैल्यू और नेचर ये बिल्कुल याद रखनी है, तभी जाके 115 रूल आपका काम करेगा। ठीक है, याद ही नहीं रहेगा तो फिर रखोगे कैसे। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं। अगला है मेरा निष्कर्ष, यानी कि कंक्लूजन। निष्कर्ष, निष्कर्ष मेरे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष निष्कर्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्ट कंक्लूजन और इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, तो पहले हम अप्रत्यक्ष को छोड़कर प्रत्यक्ष को देखेंगे। पहला वाला देखेंगे कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष होता क्या है। ठीक है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष यानी कि डायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष में आपको भाई इससे जाहिर सी बात पता चलती है कि निष्कर्ष ही होगा। ठीक है, पर निष्कर्ष अगर होगा तो निष्कर्ष हमें मिलता है कैसे, कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा तभी तो निष्कर्ष मिलेगा, कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा तभी तो हमको निष्कर्ष मिलेगा। बिना स्टेटमेंट के हमको निष्कर्ष कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी प्रत्यक्ष निष्कर्ष के। तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष को पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए, ध्यान क्या रखना है, ये चीज़ होती है,
बिना स्टेटमेंट के आपको कोई भी कंक्लूजन या कोई निष्कर्ष नहीं दिया जाता। तो पहला मेरा यही पॉइंट है कि एक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला पॉइंट प्रत्यक्ष निष्कर्ष में यही है कि एक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष में सिंगल स्टेटमेंट से पूछे जाते हैं। अब जो मैं अप्रत्यक्ष इसके बाद पढ़ाऊंगा तो उसमें होता है सेकंड स्टेटमेंट आते हैं, थर्ड स्टेटमेंट आते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट आते हैं। तो फिलहाल मैं कह सकता हूं प्रत्यक्ष निष्कर्ष को कि इसमें एक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन आते हैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष में। तो इसमें एक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है तो सभी जानते हैं, पर दूसरे और तीसरे पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और इस बात को हमेशा याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ठीक है, स्टेटमेंट यदि मेरा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन भी मेरा पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, यदि स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी मेरा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। और यदि मेरा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष भी मेरा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव कभी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है भाई, मैंने आपको कथन के बारे में आपको 4 टाइप बताया और चारों टाइप के आपको नेचर भी बताया कि इसका नेचर कैसा है। जैसे मैंने कहा था कि आल से शुरू होगा, सभी से शुरू होगा तो उसका नेचर होता है पॉजिटिव। ठीक है, नो या नन से शुरू हुआ, कोई नहीं से शुरू हुआ तो उसका नेचर होता है नेगेटिव। सम से शुरू हुआ यानी कुछ से शुरू हुआ तो उसका नेचर होता है पॉजिटिव। और सम नॉट यानी कुछ नहीं से शुरू हुआ तो उसका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। वही नेचर आपको ध्यान रखनी है कि यदि स्टेटमेंट में वो स्टेटमेंट में दे दिया जाए जो कुछ से स्टार्ट है तो वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव कभी नहीं बनेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, तीसरी बात को हम ध्यान रखेंगे। तीसरा बात मेरा ये है कि इनकम और एक्सपेंस चेक करना, इसे बोला जाता है आय और इसे बोला जाता है खर्च। आय और खर्च को चेक करना, आय और खर्च को चेक करना। तो आय और खर्च भाई, अगर किसी व्यक्ति के पास या व्यक्ति दिन भर में 100 रुपये कमाता है तो मैं कह सकता हूं कि 100 रुपये अगर कमाता है तो वो उसका इनकम हो गया, यानी आय हो गया ना, इनकम हो गया, आय हो गया। अगर वो व्यक्ति 100 रुपये ही कमाता है दिन भर में और उसके पास केवल 100 रुपये है तो वो 100 रुपये ही खर्च कर सकता है। भाई खर्च करेगा, किसी ना किसी चीज़ में खर्च करेगा तो वो खर्च होता है। और ये इनकम जो कमाता है वो आय होता है, जो खर्च करता है वो जो कमाता है वो आय होता है, जो खर्च करता है वो खर्च ही होता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जो मेरा आय होता है वो मेरा स्टेटमेंट में चेक होता है, यानी कि कथन में, और जो मेरा खर्च होता है वो निष्कर्ष में होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो मेरा इनकम होगा वो मैं स्टेटमेंट में रखूंगा और जो मेरा खर्च होगा वो निष्कर्ष में। यानी दोनों का मतलब है कि आपको 150 की वैल्यू बताई गई है कि आल से शुरू होगा तो 150 होगा ना, ये वाली बताई गई है। तो भाई कथन जो होगा मैं कह दूं कि एक स्टेटमेंट लिख दूं कि सभी गाय भैंस हैं, तो ये मेरा आल से शुरू हुआ, तो आल से शुरू हुआ तो नेचर इसका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और इसकी जो अगर ये स्टेटमेंट है तो भाई सभी से शुरू हुआ तो 100 और 50 होगी। तो ये जो 100 और 50 मैंने रखा ये मेरा स्टेटमेंट में रखा जाएगा और खर्च जो में है वो मेरा हमेशा निष्कर्ष में चेक किया जाएगा। खर्च को मैं चेक करूंगा, स्टेटमेंट में जो मेरा आय रहेगा उसको चेक नहीं करना है, उसको तो पुटअप करना है, बस सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो निष्कर्ष में भी वैल्यू रखनी है, पर अगर स्टेटमेंट में गाय के भैंस के पास सिर्फ 50 रुपये है तो अगर निष्कर्ष में 100 रुपये वो खर्च कर रहा है तो गलत होगा ना। भाई उसके पास 50 ही रुपये है तो 100 रुपये कैसे खर्च कर सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि
जो आय होता है वो हमेशा स्टेटमेंट में रखा जाता है, खर्च मेरा हमेशा निष्कर्ष में चेक किया जाता है। तो यानी कि मैं कह दूं कि आपको ये दो बातें याद रखनी है। पहला कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। दूसरी बात ये है कि इनकम में खर्च जो होता है मेरा स्टेटमेंट में रखा जाएगा, खर्च जो है मेरा वो निष्कर्ष में चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रत्यक्ष निष्कर्ष। अब चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं क्वेश्चन लेके कि हाँ उसको समझिएगा कि कैसे होता है। तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। एक मैं कथन लिख रहा हूं, ठीक है। कथन मान लीजिए मेरा है सभी ए बी हैं। निष्कर्ष में मैं लिख रहा हूं, पहला कुछ बी ए हैं, दूसरा सभी बी ए हैं, तीसरा कोई भी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, दूसरा कथन मैं लिख रहा हूं, कुछ एक्स वाई नहीं है। इसका निष्कर्ष मैं लिख रहा हूं, पहला निष्कर्ष है आपका सभी वाई एक्स हैं, दूसरा है कुछ एक्स वाई हैं, तीसरा है कोई वाई एक्स नहीं है, चौथा है कुछ वाई एक्स है। ठीक है, ये दो तरह के दिए हैं आपको। एक पहला स्टेटमेंट है जो कि सभी ए बी हैं। भाई ए और बी आप इससे घबराइएगा नहीं, ए और बी के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, गाय भैंस घोड़ा हाथी कुछ भी, एनीथिंग जो आपके दिमाग में आ जाए वो वस्तु रख दो। ए की जगह पे मैं गाय रख सकता हूँ, इस पर भैंस रख सकता हूँ, ठीक है, भेड़ रख सकता हूँ, बकरी रख सकता हूँ, कुछ भी रख दो। तो आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे आनी है। क्वेश्चन इसी तरीके से देगा सिंगल स्टेटमेंट का, सिंगल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके कुछ और निष्कर्ष दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको और समझते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, अगर देखिए कथन, पहला काम मेरा क्या था, पहला काम ये था कि भाई प्रत्यक्ष निष्कर्ष मैंने पढ़ा। प्रत्यक्ष निष्कर्ष में आपको पहला काम मेरा ये था कि भाई एक कथन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मेरा एक कथन है, भाई निष्कर्ष के लिए एक कथन की आवश्यकता होती है, एक कथन है मेरा। अब दूसरी बात को ध्यान रखना, जो मैंने कहा था कि हाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना। दूसरी बात मेरा क्या थी कि भाई ये बताओ कि अगर ये सभी से स्टार्ट है, आल से स्टार्ट है, सभी से स्टार्ट है, तो बताओ सभी से स्टार्ट है तो इसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। स्टेटमेंट में बताया था कथन के प्रकार में सभी के कि भाई सभी से स्टार्ट होगा तो पॉजिटिव होगा, कुछ से स्टार्ट होगा तो भी पॉजिटिव होगा, सभी से स्टार्ट होगा तो भी पॉजिटिव होगा, कोई और नहीं आ जाए, कोई और नहीं, नो या नन, नो या नन। ठीक है, तो ये निगेटिव होता है, नहीं आ गया तो निगेटिव। इसमें भी देखो कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं आ गया, नहीं आ गया तो निगेटिव। ठीक है, इस वाले में चलिए इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको। ठीक है, तो सभी ए बी हैं तो आपको वैल्यू याद है, सभी ए बी हैं तो वैल्यू याद है ना, तो वैल्यू याद है तो अच्छी बात है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं दूसरे पॉइंट का कि भाई यदि मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यदि मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो मेरा स्टेटमेंट निगेटिव नहीं बनेगा कभी भी। भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव नहीं बनेगा। इस बात को मैंने 2 बार 3 बार बढ़िया से रिपीट करके बोला था। ठीक है, कि स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है तो निगेटिव कभी नहीं बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा, निगेटिव कभी नहीं बनेगा। ठीक है,
क्लियर है इतना? तो भाई पॉजिटिव बनेगा तो ये सही हो गया, ये सही हो गया, पर इन दोनों में भी अभी आधा अधूरा सत्य है। ठीक है, हम एकदम क्लियर नहीं कह सकते कि ये दोनों ही सही हैं। भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बना है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, सही हो सकते हैं पर सही नहीं भी हो सकते हैं। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? तो तीसरे नंबर पॉइंट से, जो मेरा इनकम और एक्सपेंस था, इनकम और एक्सपेंस। तो अब वैल्यू पुटअप करने की बारी आ गई, वैल्यू पुटअप करने की बारी आ गई। आपको याद रखनी ही है वो 100 और 50 सभी के जितने भी वैल्यू थे, जो आल से शुरू होंगे, सम से शुरू होंगे, सम नॉट से शुरू होंगे, नो या नन से शुरू होंगे, सबकी वैल्यू याद रखनी है कि सब्जेक्ट पे कितना होगा, ऑब्जेक्ट पे कितना होगा। ठीक है, तो बताइए अगर सभी से स्टार्ट हुआ है तो सभी से स्टार्ट हुआ है तो सब्जेक्ट पे 100 होगा और ऑब्जेक्ट पे 50 होगा। क्लियर है? ठीक है, कुछ से स्टार्ट है तो वैल्यू 50 और 50 होगी, सभी से स्टार्ट है तो 100 और 50 होगी। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए मैंने कहा था तीसरे वाले में कि भाई इनकम क्या होता है, वो मेरा कथन में होता है, एक्सपेंस यानी खर्च जो होता है वो मेरा निष्कर्ष में होता है। भाई खर्च को ही चेक करना है, जो इनकम है वो इनकम है, ऑलरेडी है। भाई मैं खर्च कितना कर रहा हूँ ये तो डिपेंड है ना, कि कहीं जो कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा तो नहीं खर्च कर रहा हूँ। इसी बात को ध्यान रखनी है यहाँ पे। भाई सभी से स्टार्ट हुआ, चलो आ जाओ। ए के पास 100 रुपये है, बी के पास 50 रुपये है। ठीक है, मान लो कि ए के पास 100 रुपये है, बी के पास 50 रुपये है और इनकी ये इनकम है, सिर्फ इतना ही कमाते हैं। ठीक है, चाहे दिन को समझ लो चाहे मंथ का समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दिन में ये इतना ही कमाता है तो सभी के एक दिन का ही खर्च चेक करना, फिर मंथ का सोच रहे हो तो मंथ का खर्च चेक करना। ठीक है, यदि ए के पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये है तो बस याद रखना कि सभी भी, इस बात को याद रखना कि जो सब्जेक्ट पे है वो सब्जेक्ट को चेक नहीं करना है। जो आपका नाम दिया गया है, ए है तो ए को चेक करना है, ए को चेक करना है, बी है तो बी को चेक करना है, बी को चेक करना है। ठीक है, ये नहीं कि सब्जेक्ट के स्थान पर ए है तो इसमें भी सब्जेक्ट पे बी है तो ए से बी का चेक कर लो, नहीं, गलत हो जाएगा, कभी भी ऐसा मत करना। ए है तो ए का चेक करो, बी है तो बी का चेक करो। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। ए के पास 100 रुपये है तो ए तो 50 रुपये खर्च कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है भाई। ए के पास 100 रुपये है, 100 रुपये ही है तो वो 50 रुपये तो आराम से खर्च कर सकता है। ठीक है, बी के पास भी 50 रुपये है तो बी भी आराम से 50 रुपये खर्च कर सकता है। भाई जितने हैं उतने पूरा खर्च कर दिया गया। भाई उसके पास 50 रुपये थे, 50 रुपये पूरा खर्च कर दिया। चलिए दूसरा चेक करते हैं, यानी कि देखो अगर ये सिमिलर मिल जाते हैं, भाई जितने हैं उसके पास उतना ही खर्च कर रहा है तो ये सही हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, इस पे आते हैं। ए के पास 100 रुपये है तो ए 50 रुपये खर्च कर सकता है, आराम से कर सकता है। भाई 100 रुपये है, 50 रुपये तो खर्च कर ही सकता है। ठीक है, बी के पास है 50 रुपये, पर ये बताओ कि बी 100 रुपये कैसे खर्च करेगा? आ गई ना गलती, यहाँ पे गलती होती है। यही रूल है, यही नियम है, यही कॉन्सेप्ट है। भाई इस बात को ध्यान रखना कि 100 और 50 में यही चेक करनी है। भाई ऐसे तो मेरा दोनों सही आया था, ये भी सही था, ये भी सही था, दोनों सही था, पर गलती निकल गया कि भाई बी के पास सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये है तो वो 100 रुपये कैसे खर्च कर सकता है ना? वो उसका इनकम ही 50 रुपये है, वो 50 रुपये कमाता ही है तो 100 रुपये कैसे खर्च कर सकता? नहीं कर सकता ना, तो ये नहीं कर सकता का मतलब गलत हुआ। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि भाई निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? यहाँ पे वो दिमाग मत लगाना कि भाई 50 रुपये है तो 50 किसी और से लेके उधार लेके। भाई दोस्तों, अब आप अपने बारे में सोच रहे हो मेरे पास 50 रुपये है तो मैं दोस्तों को कॉल कर दूं, मिल जाएगा 50 रुपये, 100 रुपये हो जाएगा मेरे पास। नहीं, ऐसा नहीं होता इस वाले नियम में। भाई इसमें आपकी निजी लाइफ की थिंक रखनी ही नहीं है, बस जो है जैसे है वही चेक करना है। भाई बी के 50 रुपये है बी के पास तो बी 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता, इसलिए ये कंक्लूजन गलत हो गया। तो यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सही है। ठीक है, ऐसे करोगे भाई, 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, आराम से आ जाएगा, एकदम सिंपल होता है। बस वैल्यू याद रखनी है, वैल्यू भी याद हो जाएगा, 1-2 बार रट्टा मार लो, बिल्कुल याद हो जाएगा हमेशा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, अब इस पे ध्यान देते हैं। कथन है मेरा कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं आता है तो बताओ क्या होता है? भाई कुछ नहीं आता है तो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है? नेगेटिव है। सभी से स्टार्ट हुआ है तो
पॉजिटिव होता है, कुछ नहीं आया इसमें, तो यानी सिर्फ और सिर्फ कुछ है तो ये भी पॉजिटिव, कोई नहीं आया, नहीं आ गया नेगेटिव, कुछ सिर्फ और सिर्फ कुछ है तो पॉजिटिव। तो पहला मेरा काम वही है कि उससे ही चेक कर लो पहले कि भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव है तो निगेटिव बनेगा। स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव बनेगा, और स्टेटमेंट मेरा निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव बनेगा। इस बात को ध्यान रख लो। तो कुछ एक्स वाई है नहीं है तो भाई निगेटिव है तो निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा, निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। अब इसमें तो एक ही सही हो गया, एक सही हो गया ना भाई, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बिल्कुल नहीं बनेगा, गलत काट दो। उसमें कुछ चेक ही नहीं करना, उसमें वैल्यू भी नहीं रखनी है, ये गलत हैं तो गलत हैं, उसके बाद कुछ वही भाई तीसरा नंबर इसमें लागू ही नहीं करना है कि इनकम और एक्सपेंस चेक करो। जब भाई जो गलती हो गया तो उसमें इनकम और एक्सपेंस चेक करने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ एक बचा। अब आप कह रहे हो कि भाई ये सही हो गया ना, सही हो गया, पर हमें भी वैल्यू चेक करनी ही पड़ेगी। भाई एक सही हो गया तो इसका मतलब खुशी मत मनाओ कि हाँ एक सही है तो वो सही ही होगा, डेफिनेटली सही होगा, नहीं भी हो सकता है भाई, गलत भी हो सकता है। यानी आपको ये भी हो सकता है कि चारों में से कोई नहीं सही हो, गलत भी हो सकते हैं सभी के सभी, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा गलत है कि सही है, तो ये पता चलेगा तीसरे नंबर पॉइंट से। तीसरा नंबर पॉइंट मेरा क्या था, इनकम और एक्सपेंस चेक करना, आय और खर्च चेक करना। तो चलिए रख देते हैं, कुछ से और नहीं, कुछ और नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं की वैल्यू क्या होती है, तो इसको याद रख लेना भाई, 50 और 100 होती है, ठीक है। वैल्यू जो है सब्जेक्ट पे 50 और वाई पे हो जाएगी, ऑब्जेक्ट पे 100 हो जाएगी। चलो इस पे भी रख लो, इन तीनों पे तो रखने की जरूरत नहीं, गलत हो गए हैं। चलो कोई नहीं है, कोई नहीं पे वैल्यू क्या होती है, 100 और 100, नो या नन से जो स्टार्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 100 और 100 होती है। सब्जेक्ट पे 100 और ऑब्जेक्ट पे भी 100 होती है, ठीक है। आ जाइए भाई, अब बताइए कुछ नहीं, तो x के पास 50 रुपये हैं, y के पास 100 रुपये हैं। तो ये बताइए y के पास अगर 100 रुपये हैं तो y 100 रुपये आराम से खर्च कर सकता है कि नहीं, भाई जितना है उसके पास उतना खर्च कर सकता है। 100 रुपये हैं, 100 रुपये खर्च कर सकता है आराम से, ठीक है। y के पास 100 था, 100 खर्च कर दिया। x के पास 50 है तो x कभी भी ये बताओ कि x 100 रुपये कैसे खर्च कर सकता है, जब उसके पास 50 रुपये है ही तो वो 100 रुपये कैसे खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो ये भी निष्कर्ष क्या है, गलत है। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ कि चारों के चारों गलत हो गए, ठीक है। निष्कर्ष कोई भी अनुसरण नहीं करता, ठीक है। तो ये था मेरा प्रत्यक्ष निष्कर्ष। अगला हेडिंग मेरा होगा, ये था प्रत्यक्ष, अगला हेडिंग होगा जो नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा वो होगा अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, ठीक है। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष पढ़ाया जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये रूल बेस्ट है, सिलोजिज्म न्याय निगमन के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।